और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ते हुए। अभय सर, गुड आफ्टरनून। ये आप लोग भी ऐसे स्कैन करते हो क्या? कौन से लेगार्ड्स हैं? सब जगह वैल्यूएशन स्ट्रेच है, उसके कंसर्न्स रहते हैं, तो कौन से लेगार्ड हैं वो ढूंढे जाएं, उनमें क्या पसंद आ रहा है, इस तरह का अप्रोच आप लोग करते हो क्या? जी आशीष, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, देखिए हर तरह के अप्रोच देखते हैं कि जो लेगार्ड हैं उसमें शायद कुछ ऐसे हों जो बॉटम आउट हो रहे हैं और अब साइडवेज करेक्शन हो गई है। और इसका उदाहरण भी दूंगा मैं आपको। हमने बात भी करी थी 2-3 महीने से, मैं इसके बारे में बात भी कर रहा हूँ कि कैसे हमने इंश्योरेंस के स्टॉक्स ऐड किए थे अपने पोर्टफोलियो में। बाय रिकमेंडेशन नहीं है मेरी ये, बट मॉडल पोर्टफोलियो हमारा जो इन्वेस्टर्स जानते हैं उसमें स्टार हेल्थ, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसे शेयर्स ऐड किए थे, इसीलिए क्योंकि वो हमें लगा कि एक 4-5 साल के साइडवेज परफॉर्मेंस के बाद फाइनली पिकअप कर रहा था बिजनेस और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव था। तो बिल्कुल आशीष, मार्केट हमेशा मौके देता है ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स को देखने के लिए जिसमें मार्केट का भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि साइडवेज करेक्शन के थ्रू चल रहे हैं, पर ये रिटर्न ये अच्छे देते हैं। अभी जैसे टाटा मोटर्स दिखा रहे हैं आप, टाटा मोटर का स्टॉक एक समय 100 रुपए तक गिर गया था और अब फिर वहां से पिकअप किया। तो बिल्कुल नजर रहती है आशीष ऐसे अपॉर्चुनिटीज पे जहां पे हम पार्टिसिपेट कर सकें। इंटरेस्टिंग। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टोरल पॉकेट्स। अबे सर, बैंकिंग, कई सारे एक्सपर्ट्स को अभी अब वो कंफर्ट दिखता है वैल्यूएशन के फ्रंट पे बैंकिंग स्पेस में, पर अब अपने दिमाग में तो कंसर्न्स ज्यादा दिख रहे हैं बैंक्स को लेकर। भाई, किसी को कच्चा माल, सस्ता कच्चा माल नहीं मिले तो इशू है। इनके केस में डिपॉजिट्स, सेविंग्स मोबिलाइज ही नहीं कर पा रहे। तो बैंक्स को लेकर आप लोग का दरअसल व्यू क्या है? जो वैल्यूएशंस में दिख रहा है वो ट्रू तस्वीर है, लेने लायक है, या कंसर्न्स वाकई माउंट हो रहे हैं बैंक्स के लिए? आप कैसे अप्रोच करो इस पॉकेट को? यह बात अपनी जगह सही, इकोनॉमी ग्रो करेगी, बैंक चलेंगे लंबी अवधि के लिए, इससे अट्रैक्टिव नहीं। करंट परिस्थिति कैसी लग रही है? जी आशीष, आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है, क्योंकि एक अगर जीडीपी ग्रो होगी इंडिया की तो उसके लिए बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल ट्रेड्स के बिना इकोनॉमी का ग्रोथ होना मुश्किल है। पर एक समय ऐसा आता है जहां पे कि आपको उस पूरे सेक्टर को देखना पड़ेगा उस नजरिए से कि अभी की जो प्रॉब्लम्स हैं और अगले 6 महीने में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इम्पैक्ट करेंगी रिटर्न्स को। और एक साल से हम देख रहे हैं जो डेटा ग्राउंड लेवल से हमको दिख रहा है वो काफी नेगेटिव है बैंक्स के लिए। उसमें 3 चीजें हैं आशीष। एक तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो बढ़ रहा है बैंक्स का, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में तकलीफ हो रही है, जैसे आपने कहा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सबका खासा ग्रोथ इस समय नेगेटिव है। दूसरी तरफ एक एनपीएस का प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसी हमने देखी अक्रॉस द सेक्टर पुअर हो रही है। जो डीपीडी हम ट्रैक करते हैं, डेज ओवरड्यू, वो बढ़ रहा है रेगुलरली। और तीसरा, आरबीआई का भी काफी टाइट मॉनिटरिंग है इस समय। तो रिस्क वेट्स बढ़ाए हैं उन्होंने एनबीएफसी लेंडिंग के लिए, अनसिक्योर्ड लेंडिंग के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर जो है इस समय थोड़ा नेट हेडविंड से जूझ रहा है, और मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन ऊपर से अट्रैक्टिव लगे हिस्टोरिकल वैल्यूएशन की बनिस्बत, पर मुझे नहीं लगता कि अभी अगले साल भर में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से, जिसमें मैं एनबीएफसीज को, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को, अनसिक्योर्ड लेंडर्स को भी इंक्लूड करना चाहूंगा, इनसे ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन या आउट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में हम बहुत अंडरवेट हैं, इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि हमारे पोर्टफोलियो में पहली बार एक भी लेंडर नहीं है, ना बैंक ना एनबीएफसी। और वो सिर्फ इसलिए कि अगले 6 महीने से साल भर में मुझे लगता है कि ये पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा। नॉर्मली जब भी मार्केट में सबसे पहले कोई पैसा लगाता है तो बाय डिफॉल्ट वो फाइनेंशियल्स में पोजीशन आ जाती है, क्योंकि उसका वेटेज काफी ज्यादा है। अब आप कह रहे हैं कि एनबीएफसीज ना बैंक है, तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर किसमें है इस समय अभी जी? जी हमारा हर्षदा, पहले भी जैसे मैंने बात करी थी, 3 सेक्टर्स में हमारा ओवरवेट है और काफी ओवरवेट है इंडेक्स के बनिस्बत। एक है एग्रोकेमिकल स्पेस, जिसमें हमने अच्छा रिटर्न ऑलरेडी देखा है पिछले 2-3 महीने से, और उसमें हमारा ओवरवेट है। दूसरा हमारा ओवरवेट है इंश्योरेंस में, जैसे मैंने अभी बताया, बोथ लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। ये एक सेक्टर है जिसमें फाइनली हम देख रहे हैं ग्रोथ ड्रिवन बाय कंज्यूमर डिमांड, और इसमें काफी ट्रिगर्स हैं। मुझे लगता है एक बड़ा ट्रिगर है कि अगर जीएसटी काउंसिल जो है, जो 18% जीएसटी लगता है हेल्थ इंश्योरेंस पे, ऑटो
ऑटो इंश्योरेंस और इन सब पे अगर उसको कम करके 6% कर दे या हो सकता है 0% कर दें तो एक बड़ा फिलिप मिलेगा इस पूरे सेक्टर को। पर ये सेक्टर काफी फॉर्मलाइज हुआ है बहुत फास्ट, और IRDAI जो रेगुलेटर है वो भी इस समय काफी फ्रेंडली मूड में है। तो इंश्योरेंस पे हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू है, एग्रोकेम पे जैसे मैंने कहा, और तीसरा पिछले 6 महीने से फार्मा पे हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू है। फार्मा मुझे लगता है एक अंडर एक्सप्लोर्ड स्पेस है जहाँ पे लोग इन्वेस्टर निराश हैं पिछले 5 साल की अंडर परफॉर्मेंस से। पर इन कंपनीज को अगर मैं देखूं, सारे लार्ज कैप्स को देख लीजिए आप, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, दिवीज, सबने एक डाउन साइकिल में काफी मेहनत करी है, अपना न्यू लॉन्चेस पे, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस पे फोकस किया है, नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, US FDA के साथ बेटर रिलेशनशिप्स बनाए हैं। तो मुझे लगता है उनका जो पिछले 5 साल का डाउन साइकिल में काम किया है उसका पूरा रिटर्न अब हमें देखने को मिलेगा अगले 6 महीने में। तो ये 3 सेक्टर्स हैं हर्षदा जहाँ पे हम अभी ओवरवेट हैं। अबे सर, इतना बोल्ड कॉल, सबसे तगड़े वेटेज वाले पॉकेट में जीरो एक्सपोजर, तो डर नहीं लगता क्या? रात में नींद नहीं आती तो कहीं घूम गया बैंक तो? नहीं, घूम गया तो कोई बात नहीं, कहीं और पैसा बन जाएगा। कि आशीष, इतनी बड़ी गंगा बह रही है, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह डुबकी लगाते रहे। तो मौके बहुत है मार्केट में, और मार्केट की यही खूबी है आशीष की आप एक अपना ही एक एज अ PMS फंड मैनेजर आपको एक अपॉर्चुनिटी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए कि आप ये बोल्ड कॉल्स ले सकें। तो ये बोल्ड कॉल्स हम लेते हैं आशीष जब हम ग्राउंड डेटा देखते हैं डिटीरिएट होते हुए, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहते। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और मुझे लगता है, मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में आशीष, मुझे लगता है कि मार्केट में 90% सक्सेस आती है जब आप जो रियलिटी है उसको जैसा है वैसे ही देख लें, और बाकी 10% आती है उस पर एक्ट कर लें। तो यही अगर करते रहे हम रेगुलरली तो वो एक गारंटी करता है लॉन्जेविटी को। तो बोल्ड कॉल्स तो लेनी पड़ती है, नहीं तो फिर क्या, नहीं तो ETF लेके बैठ जाए वो वही कर सकते हैं। है वो बिल्कुल। और एक्चुअली मतलब बेसिकली हमारा व्यू ये है कि अगले 12 महीने में बैंक यहाँ से कहीं ना कहीं नीचे मिलेंगे, और नीचे आएंगे तब अपन रिव्यू करेंगे, है ना? जी बिल्कुल। मार्केट में क्या है, एक कोई जजमेंट, कोई एक फेवरेट स्टॉक या नॉन फेवरेट स्टॉक जैसा नहीं होना चाहिए। हर सेक्टर एक अपॉर्चुनिटी देता है एट द राइट टाइम। तो हो सकता है साल भर बाद हम बात करें, 6 महीने बाद हम बात करें, तो हमको उस समय जो डेटा देख रहे हैं बैंक्स अट्रैक्टिव लगने लगे, तो व्यू चेंज हो जाए आशीष। तो ये तो एक डायनामिक असेसमेंट है जो चलता रहता है हर समय। ये न्यू एज कंपनियों में आपने एक्सपोजर बढ़ाया है क्या रिसेंट पास्ट में? अब कई सारी कंपनियां जो लिस्ट हुई हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही है। ओला इलेक्ट्रिक एक स्टार्क एग्जांपल है, लेकिन इससे पहले जो ब्रेन बीज के साथ एक्शन बना है, आपका ऑफिस जिस तरह के रिटर्न्स दे रहा है, उनमें कुछ एक्सपोजर इस समय आप लोगों का है? जी अभी नहीं है अर्चना, पर हम देख रहे हैं। मुझे लगता है वैल्यूएशंस बहुत इन्फ्लेटेड हैं, काफी ये बिजनेसेस हैं अभी भी लॉस मेकिंग है, पर मार्केट इनको मे बी बिकॉज ऑफ फ्लेवर ऑफ द मंथ कह लूं, या फिर एक तरह से मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कम है इन्वेस्टर्स के लिए, तो ये स्टॉक्स को रिवॉर्ड कर रहे हैं। पर मेरा कन्विक्शन नहीं है अभी इनमें। मैं चाहूंगा कि साल भर की परफॉर्मेंस और देखूं, नंबर्स मेट्रिक्स और स्ट्रांग होते हुए देखूं, और उसके बाद हम इनको लेना कंसिडर करेंगे। मुझे लगता है अभी ट्रेडिशनल सेक्टर्स में ही काफी अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स के लिए, रादर देन चेजिंग जो हॉट नेचुरली। हमने पहले भी देखा है अर्चना, 2 साल 3 साल पहले जब पेटीएम की लिस्टिंग हुई थी, नाइका की और कार ट्रेड की, और एक पूरा सेगमेंट तब आया था जिसने डिसअपॉइंट किया, और अब ये नए स्टॉक्स आए हैं। तो टाइम लगेगा इनको अपनी प्रेजेंस क्रिएट करने में मार्केट एज लार्ज कैप्स। तो हम इनको पेशेंटली इवैल्यूएट करेंगे। अभी इस समय तो कुछ ऐड नहीं किया है हर्षद। कंसिडरिंग आपने पेटीएम और जोमेटो मेंशन किया, वो एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस जो जोमेटो ने खरीदा है, उस पर कोई थॉट्स? नहीं, अच्छा है। आई थिंक ये चर्न अच्छा है एक तरह से। मैं कहूंगा कि इंडियन इंडस्ट्री में M&A ट्रेड्स होते रहे, मार्केट के लिए अच्छा है। अगर पेटीएम को वैल्यू कम दिख रही है और जोमेटो एक बायर है उसका, जोमेटो को लगता है कि उसका बिजनेस बढ़ेगा, और तो मुझे लगता है ये अच्छा है, एक ट्रांजैक्शन हो जाए, हो गया दोनों के फायदे के लिए। पर एज एन इन्वेस्टर इसका एग्जैक्टली क्या फायदा होगा जोमेटो को, वो हमको 1-2 क्वार्टर्स में ही पता चलेगा जब उनके नंबर्स देखेंगे। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना, आई वुड से। ओके, बस
अबे सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपना पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर करने के लिए। Thank you. तो बैंकिंग और इनफैक्ट उस फाइनेंशियल से जुड़ी कोई कंपनी पे इस समय अबे सर एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं।